हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम क्या सीखेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनको यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि अंदर जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हड़प्पा की कहानी, यानी कि इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ के नगरों की क्या विशेषता थी, और उसके बाद जो भवन, नाले और सड़कें वहाँ पर किस प्रकार से हुआ करते थे, साथ ही वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था और किस प्रकार नगर और नए शिल्प का विकास हुआ। साथ ही लोग कच्चे माल की खोज में क्या किया करते थे, और जो नगरों में रहने वाले लोग थे उनके लिए भोजन कहाँ से आता था। और सभ्यता के अंत का रहस्य समझेंगे कि इतनी बड़ी प्राचीन विकसित हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। और तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब ऐसा हुआ कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे कई आरंभिक नगर खोजे गए। तो सर्वप्रथम जो नगर खोजा गया वो था हड़प्पा। और जो हड़प्पा है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर शहर का निर्माण शुरू हुआ। और कालक्रम की दृष्टि से देखें तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। और जो ये हड़प्पा है इसमें एक प्रमुख स्थान पंजाब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने को बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उतना ही कवर कर रहे हैं जितना क्लास 6 की एनसीईआरटी में गिवन है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में फिर से कवर कर लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम उतने ही फैक्ट्स, उतने ही कंसेप्ट पर बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो यहाँ के नगर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी। तो जो यहाँ के नगर थे उनकी क्या विशेषताएं थी, यहाँ के नगरों का विभाजन जो था वो किस प्रकार से होता है। देखिए, जो भी एनसीईआरटी में तथ्य दिए गए थे, कंसेप्ट दिए गए थे, यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि उनको डायग्राम्स में या फ्लो चार्ट्स में बना दिया जाए, ताकि लर्न करने में आसानी रहे और कंसेप्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएं, हमें इसको रटना ना पड़े। तो यहाँ के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहला निचला नगर, जो कि पूर्व में स्थित हुआ करता था, और पश्चिम में जो स्थित होता था उसको दुर्ग कहते थे। साथ ही जो निचला नगर होता था पूर्व में, वहां पर आम लोग रहते थे, और जो पश्चिम में दुर्ग था वहां पर जो शासक वर्ग था उनका रहना था। उसके बाद जो यहाँ के नगरों की निर्माण तकनीकी थी वो किस प्रकार से थी कि दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। साथ ही जो दीवारें थी उनको मजबूत करने के लिए विशेष प्रकार की चिनाई की जाती थी। और साथ ही हमें एक महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। और यहाँ से तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और इसका स्नानागार का जो निर्माण है वो ईंट और प्लास्टर के इस्तेमाल से किया गया था, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी जाती थी, ताकि पानी का जो रिसाव है वो ना हो। और इसकी संरचना क्या थी कि दोनों तरफ चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। साथ ही इसका जो उपयोग था वो विशिष्ट अवसरों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर स्नान के लिए किया जाता होगा। आप देख रहे हैं कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी उस समय पर हुआ करती थी, हजारों वर्ष पहले। उसके बाद हड़प्पा के कुछ और स्थल जैसे कि कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही कुछ बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे पढ़ते हैं कि यहाँ के जो भवन, नाले और सड़कें होती थी वो किस प्रकार से होती थी। तो यहाँ पर जो घर थे सामान्यतः ऐसा पाया गया कि या तो एक मंजिल होते थे या फिर दो मंजिल होते थे, और अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे, कुएं होते थे। तो यहाँ पर एक संरचना बनाई गई है, और ये सब कंसेप्ट, ये सब डायग्राम्स आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। किस प्रकार यहाँ पर घर बनाए गए थे, एक मंजिले, दो मंजिले, और आंगन हुआ करता था, बीच में स्नानागार जिसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे।
और यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी, जो यहाँ के नाले थे, वो ढके हुआ करते थे। और जो जल निकासी प्रणाली थी वो काफ़ी एडवांस थी, और नाले कैसे थे, ढके हुए थे। और साथ ही जगह जगह नालियाँ ढक दी गई थी, तो जगह जगह कुछ मैन होल बनाए गए थे जिससे उनकी साफ सफाई समय समय पर की जा सके। और नाली में ढलान होती थी हल्की सी, ताकि जो पानी है उसका फ्लो आसानी से हो सके। यहाँ पर ये कुछ नालियों का हमने एक चित्र बनाया है। उसके बाद जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो कैसा हुआ करता था। हम पहले जानते हैं कि शासकों का जीवन कैसा हुआ करता था। तो जो यहाँ के शासक थे वो खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को पहनते थे और नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। साथ ही जो लिपिक थे वो मोहरों तथा अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। और जो शिल्पकार हैं वो स्त्री पुरुष जो अपने घरों या उद्योगों पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। और बच्चे जो थे उनके जो खिलौने हैं उनके साक्ष्य हमें खुदाई में मिले हैं, जो कि मिट्टी के हुआ करते थे। आगे हम जानेंगे कि जो नए नगर और नए शिल्प किस प्रकार से विकसित हुए। तो जो नगर थे और वहाँ पर कुछ आकर्षक वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, और जैसे कि मनके, जो मनके थे वो कार्निलियन पत्थर। तो ये जो कार्निलियन पत्थर का मतलब क्या होता है, लाल पत्थर। हमें ऐसे पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करना है। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मनके हैं वो कार्निलियन पत्थर के थे, और वह लाल पत्थर होता था, कार्निलियन पत्थर। और जो मनके हैं वो पत्थरों को काट कर तराश कर बनाए गए। साथ ही इन मनकों के बीच में छेद किया जाता था ताकि वो धागा डालकर माला बनाकर पहन सकें। साथ ही जो बाट हैं, जो वस्तु हैं उनका वजन लेने के लिए, वेट लेने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। और ये जो बाट हैं वो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे, और इनका उपयोग बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों को तौलने के लिए किया जाता था। साथ ही जो फलक थे, यानी कि पत्थर से धारदार औजार बनाते थे, उनको फलक कहते थे। और नए शिल्प से संबंधित कुछ सामग्रियां जो कि पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी। इस प्रकार हमें हड़प्पा सभ्यता से लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। वहाँ के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, वह सोना जानते थे, चांदी जानते थे, कांसे को जानते थे। आगे हम बात करेंगे हड़प्पाई मोहरों के बारे में। तो जो हड़प्पाई मोहरें थी उनकी क्या विशेषता थी। तो जो हड़प्पाई मोहरें थी, ऐसा माना जाता है कि लोग पत्थर से मोहरें बनाया करते थे। साथ ही कुछ मोहरें आयताकार होती थी और उन पर जानवरों के चित्र हुआ करते थे, और उस पर एक खास लिपि से चिन्ह बने हुआ करते थे, जो कि अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। यानी कि जो हड़प्पा लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो इसका राइट उत्तर होना चाहिए भाव चित्रात्मक, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। अब हम देख लेते हैं कि वहाँ के बर्तन किस प्रकार से थे। तो जो बर्तन थे उन पर काले रंग की डिजाइन हुआ करती थी, और वो लाल मिट्टी से बनाए जाते थे। यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन पे काली कलर की डिजाइन की जाती थी। उसके बाद हम जानेंगे कि फेयंस और कपड़ों का रहस्य। तो जो कपड़ा है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ के लोगों ने कपास की खेती करना शुरू किया। ये वही मेहरगढ़ है जिसको हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में स्थित था, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के समीप स्थित था। यहीं के लोगों ने सर्वप्रथम मतलब कृषि करना प्रारंभ किया, और ऐसा माना जाता है कि यहीं के लोगों ने सबसे पहले 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती की थी। उसके बाद यहाँ से हमें कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले, जो कि साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो में कपड़ों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े और फूलदान के ढक्कन मिले हैं। साथ ही जो तकलियां हैं वो क्या होती थी। जो तकलियां हैं वो पकी मिट्टी तथा फेयोन्स से बनी होती थी, और यह सूत की कताई का संकेत है। उसी प्रकार जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक मूर्ति मिली है प्राइस्ट किंग की, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग फैशन करना भी जानते थे। अब हम जानते हैं फेयंस क्या होते हैं। जो फेयंस है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, और यह बालू, स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर वस्तु का निर्माण करते थे।
और इस पर नीले हल्के समुद्री रंग की परत चढ़ाई जाती थी। साथ ही इससे जो होता क्या था, मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। तो लोग कच्चे माल की खोज में किस प्रकार रहा करते थे कि वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कई चीज़ों का आयात दूर दूर से किया करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हड़प्पा सभ्यता से व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं, और हम देख लेते हैं वो तांबे का व्यापार कहाँ से करते थे, तांबे का आयात कहाँ से करते थे। तो वो जो तांबे का आयात राजस्थान और ओमान, जो कि पश्चिम एशियाई देश है, वहाँ से किया करते थे। साथ ही टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो टिन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। तो जो कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता है टिन। और सोने का जो व्यापार है, आयात है, वो कर्नाटक से किया करते थे। देखिए, इनको याद रखना आसान है। जैसे कि आपको पता है कर्नाटक में सोने की खदानें हैं, तो कर्नाटक में सोना पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कर्नाटक से ही सोना आयात करते थे। सिमिलरली राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे का आयात लोग करते थे राजस्थान से हड़प्पा सभ्यता में। उसी प्रकार जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से उसका आयात होता था। और अब हम जानेंगे कि जो नगरों में रहने वाले लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी। तो जो नगरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो भोजन है वो किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जाती थी। तो देखिए, गांव और नगरों में भोजन अलग अलग प्रकार से आता था। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अनाज उपजाएंगे और जानवर भी पालेंगे, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको, जो किसान हैं, चरवाहे हैं, उनको भोजन प्रोवाइड कराते थे शहर के लोगों को, है ना। शहर में जैसे कि कुछ शासक, लेखक, दस्तकार लोग रहा करते थे। और जो फसलें हैं वो क्या हुआ करती थी? प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब प्रमुख फसल हुआ करती थी। हमें जौ और गेहूं को तो भूलना ही नहीं है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हमें एक नए औजार जो कि हल, इसके साक्ष्य भी मिले हैं कि तो क्या करते होंगे वो हल का, जमीन की जुताई के लिए प्रयोग करते होंगे। और ये जो हल हैं वो लकड़ी के बने होते थे। और हल के आकार, जो हल का आकार है वो हमें खिलौनों से मिला है, हमें साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक खुदाई से। तो इसी प्रकार हमें पता चलता है। अब वहाँ के लोग सिंचाई करना भी जानते थे। जो कम वर्षा वाले क्षेत्र थे वहाँ पर ये लोग सिंचाई करते थे। और जो सिंचाई है वो संभवतः कैसे करते होंगे? पानी का संचय कर लेते होंगे और जरूरत पड़ने पर वो उसका यूज सिंचाई करने में किया करते थे। साथ ही कुछ अन्य चीजें, जैसे वे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे हम हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि गुजरात में स्थित हैं, उनका हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। और सबसे पहले यहाँ एक गुजरात की इम्पोर्टेंट साइट्स धौलावीरा दी गई है और एक दूसरी दी गई है लोथल। तो ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। आगे हम जान लेते हैं कि जो धौलावीरा है उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो जो धौलावीरा है वह कच्छ इलाके में खादिरवेट के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो पानी था वो काफ़ी साफ था और यहाँ की जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी। यहाँ की एक अनूठी विशेषता ये है कि जो सामान्यतः नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन यहाँ पे जो नगर थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। तो और हर हिस्से में चारों ओर से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें वो अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार हुआ करता था। साथ ही जो मैदान थे वो खुले हुए थे और यहाँ पर कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। और यहाँ से हमें एक साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है, साइन बोर्ड, जिस पर हड़प्पा लिपि पत्थरों पर बड़े बड़े मतलब अक्षरों में खोदी गई है। और ये संभवतः जो लिपि है, जो साइन बोर्ड है, वो मतलब लकड़ी का है। और ऐसी जो अनोखी सभ्यता है, अनोखी जो साइन बोर्ड है, लिपि है, वो आमतौर पर कहीं से नहीं देखी गई है, क्योंकि हड़प्पाई मोहरों पर छोटी छोटी लिपियां लिखी होती हैं, लेकिन इस साइन बोर्ड पर जो भी लिपियां हैं वो बड़ी बड़ी रूप में लिखी गई हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल की स्थिति क्या है? खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे। यहाँ पर एक बड़ा बंदरगाह था जो कि तालाब था, उसको यहाँ का बंदरगाह माना गया है। और यहाँ पर समुद्र के रास्ते आने
वाली नावें रुकती थी। साथ ही यहाँ से जो माल था वो चढ़ाया उतारा जाता था। अब ये जो लोथल था वो किस चीज के लिए फेमस था? एक तो बंदरगाह के लिए, दूसरा यहाँ से जो सामान है, माल है, वो उतारा चढ़ाया जा रहा है। तो क्या क्या सामान, जैसे पत्थर, संग और कुछ धातुओं से बनी चीजों का व्यापार हुआ करता था। साथ ही हमें लोथल से कुछ भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर कई मोहरें, मुद्रांकन हुआ करता था, जो कि गीली मिट्टी को दबाने पर बनी छाप हुआ करती थी। साथ ही लोथल से हमें मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी कि अब हम जानेंगे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ। क्या हुआ? लोगों ने नगर छोड़ दिए। साथ ही लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग भी बंद हो गया। कच्चे माल का आयात कम हो गया। सड़कों पर कचरे के ढेर मिलने लगे और जल निकास प्रणाली एकदम से नष्ट हो गई। अब हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण हैं, इसको लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण रहे हैं वो क्या रहे हैं। तो सबसे पहला क्या कारण रहा होगा कि संभवतः जो नदियां हैं वो सूख गई होंगी। तो पहला कारण नदियों का सूखना, दूसरा कारण जंगलों का विनाश, साथ ही तीसरा कारण बाढ़ आना, बाढ़ का आना, और एक कारण कि जो शासक थे संभवतः उनका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, जिससे इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आपको क्या लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इसका हमें क्या रिजल्ट निकला, ये सब जो घटनाएं हुई कि जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध व पंजाब की बस्तियां क्या हुआ, उजड़ गई। मतलब लोग बाहर जाने लगे और लोगों ने नगर छोड़ दिए, तो जो बस्तियां थी वो उजड़ गई और लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई व छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब यहाँ पर हम एक मानचित्र देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र दर्शाया गया है। और इसमें ये जो सिंध वाला क्षेत्र है, और ये भारत का गुजरात वाला क्षेत्र। और देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर सुतकांगो, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा और ये हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और ये मानचित्र में दर्शाए गए हैं। और इस प्रकार हमने आज की वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर जो कि है आरंभिक नगर, इसको कंप्लीट किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।